दोस्तों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में। और यह वन लाइनर फॉर्म आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, खासकर वनडे एग्ज़ाम के लिए। और यह आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। आप पहले से कॉन्सेप्ट अगर लूसेंट और बाकी एनसीईआरटी पढ़ के क्लियर कर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा लाभ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन लाइनर फॉर्म में यह क्वेश्चंस। और इनको फटाफट अंदाज में हम लोग करेंगे, लेकिन याद करने पे जोर दिया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि कार्य का मात्रक कौन है। तो कार्य का कौन सा मात्रक है? तो देखिए, पहला कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। और प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लैक्स का। तो ज्योति फ्लैक्स का मात्रक कौन है? ल्यूमेन है। क्यूरी क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात अगर लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिलेगा। जब जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तो तृतीय नियम के अनुसार। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कार्य करता है। समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, याद रखना है। अब आगे है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के गिरने की आशंका रहती है विश्राम जड़त्व के कारण। आगे है 9वां प्रश्न। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। तो गति का पहला नियम इसमें लागू होता है। 10वां, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण के करने के कितने उत्पाद होते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल के नियम का। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकालिक यानी जो आपका GSLV जो होता है, ठीक है, तो वह 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है? यानी 1/6 भाग होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कहाँ पर? चंद्रमा पर, यानी पृथ्वी की तुलना में। आगे है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यह है पृष्ठ तनाव, जिसके कारण वर्षा का जल गोल हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तो आप भी प्रयोग करके देखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण यह नाचते हुए दिखेंगे। पानी में लोहे की सुई
डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती रहती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिसमें यह बताया गया है कि पानी का विस्थापन कर देता है एक जो जो ऐसा सतह होता है, ठीक है। तो ना मतलब नाव से उतना ही पानी विस्थापित होकर उसको ऊपर तैराता रहता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पुलवन के नियम से। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान है? 9.8 न्यूटन। तो न्यूटन में गुरुत्वाकर्षण के मान को नापा जाता है, याद रखिएगा। एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव। अगर उसको ठीक से बैलेंस करके डाला जाए तो आपका पृष्ठ तनाव कारण यह तैरती हुई दिखेगी। एक गेंद को क्षैतिज से कितना कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकता है? तो 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री के कोण पर आप फेंकते हैं तो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। किसने न्यूटन के पूर्व ही बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के यह दार्शनिक थे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त कहते हैं भाई कि सारी चीज़ें कहाँ आकर्षित होती हैं? पृथ्वी पर। क्रिकेट की गेंद क्रिकेट की गेंद किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय कर सके? अभी आपने प्रश्न देखा था 45 डिग्री पर। उष्मा। लेकिन जब क्रिकेट खेलता है व्यक्ति तो यह नहीं सोचता है 45 पे है कि किस पे है ना, बस मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? डेवी ने। आपस में घिस कर सबसे पहले पिघलाया था डेवी ने। वाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसी कारण यहाँ पर तापमान उच्च हो जाता है, क्योंकि उसमें 336 क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। आगे है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सी वेग के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उत्तपमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम के आधार पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तपमापी के द्वारा, यानी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर कह सकते हैं आप, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच एक हो जाता है? -40 डिग्री पर। सेल्सियस पैमाने का 0 फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? -32 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 0 -32। मानव शरीर में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस स्केल में कितना कहा जा सकता है? तो यह होता है 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस।
अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी का, यानी बहुत सूक्ष्म अंतर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना होने पर मनुष्य उबलने लगेगा और बौखला जाएगा। तो इतना शायद तो नहीं होगा, लेकिन उदाहरण क्वेश्चन है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिकतम होता घनत्व अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है ना। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने जमते जमने ही वाला है और झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? घनत्व अधिकतम होता है। और यह पानी का एक विशेष लक्षण है कि घनत्व अधिकतम हो जाता है, जबकि बाकी द्रवों का ऐसा नहीं होता है। आगे है कि ऊष्मा के चालन की क्रियाविधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। कौन से सिद्धांत के अनुसार? चालन। तो चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण के माध्यम से होती है? विकिरण के माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण के लिए? यानी सूर्य से जब ऊष्मा आती है तो कोई माध्यम से नहीं आती है, डायरेक्ट आती है। आगे ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? विकिरण। माध्यम के कण गति नहीं करते। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा उचित होता है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। लेकिन आप जनरली छाता पाएंगे तो उसमें उल्टा ही देखने को मिलता है, ऊपर काला नीचे सफ़ेद। धूप से बचने के लिए यहाँ पर कहा गया है, लेकिन हम लोग बरसात वाला छाता ज़्यादा यूज करते हैं ना। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लैक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण यानी ऊष्मा बाहर न निकल जाए, इसलिए उस पर कलई कर दी जाती है। किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल का। जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घट जाता है। शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा। अपद्रव्यों के मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घट जाएगा। चावल को पकाने में कहीं अधिक समय लगता है, कहाँ अधिक समय लगेगा?
तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर यानी ऊंचाई पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है, इसलिए वो पानी जल्दी उबलने लगता है और तापमान, और इसीलिए वहाँ पर प्रेशर कुकर का प्रयोग करना पड़ेगा और वह हम लोग हर जगह करते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मीय गति के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम के। आंतरिक ऊष्मा की संकल्पना ऊष्मीय गति के प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का के नियम से अनुसार। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान क्रम का दोगुना होता है? 160 फ़ारेनहाइट पर। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका प्रश्न यह नहीं आया है ज़्यादा, तो इसलिए 40 वाला ज़्यादा आता है, 160 वाला नहीं आ रहा है ना। तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर। पिंड के द्रव्यमान पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? -27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। शीत ऋतु के किन किन शीत ऋतु में दिनों में हम मौसम के किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम में अधिक ठंड महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का तत्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई किसके उपयोग से की जाती है? पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक यह होती है, क्योंकि उसके नीचे वाली आपकी हो जाती है ऊपर वाली होती है पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव, और सोनिक वेव उससे कम वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में। 20 डिग्री सेल्सियस में। आगे है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और कोई पतली होती है? यह होता है तारत्व यानी पिच। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने के दौरान। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण की जो क्रिया है वह केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। आगे फिर ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर रहना चाहिए? 56 फीट
या फिर 17 मीटर, याद रखना है। आगे स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी दिल की धड़कन को देखने वाला। अब है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसी घटना के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव के कारण किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरणों का। जेट वायुयानों में एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ध्वनि की गति का 332 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड वायु में। तो वायुयान की चाल कितनी है? कितनी है भाई? तो 2 मैक है, तो यानी गुणा कर लेंगे 2 से, यानी 664 मीटर पर सेकेंड। आगे फिर, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहे के, ठीक है, तो लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। देखिए, जिसमें आपका डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, उसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, और कम होता है उसमें कम होती है। आगे फिर, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, वह कौन है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो वह है ध्वनि तरंगें। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान एवं ऋजु रेखा के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब आप समुद्र में गहराई का पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग हैं? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ है, याद रखिएगा। आगे है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के द्वारा। तो ध्रुवण के द्वारा यह पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। हाँ, एक भूल सुधार कर लेंगे आप कि नहीं, कोई भूल नहीं हुई है। मैंने कहा था कि जैसे प्रकाश तरंगों में ही क्या होती है, ध्रुवण की घटना होती है, ध्वनि में नहीं होती है। सही था। चलिए, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्राकृतिक की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लग जाता है? 1 सेकेंड का समय लग जाता है। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में, यानी 1.25 एग्जैक्ट होता है, सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बीपीएससी ने लगभग 8 मिनट का दिया था, तो 8-10 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी अगर आप इसको टोटल सेकेंड में बदलें तो लगभग 500 सेकेंड हो जाते हैं, शायद ऐसा ही है। ठीक है ना। 8 छक्के 48 और
लगभग 20। तो इस तरह से आपका 500 सेकेंड लगभग हो जाता है। आगे, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट किरीट या कोरोना? कोरोना दिखाई देता है, जो रिंग जैसा होता है, छल्ले जैसा। पूर्ण सूर्य ग्रहण में ही दिखाई देगा, ध्यान रखना है। पानी से भरे किस बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबी एक छड़ किस संवृत्त के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दो घटनाएं आप देख रहे हैं। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा, छड़ मुड़ी हुई दिखेगी। आगे है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, यानी स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। आगे है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग दिखाई देता है। आसमान में लाल रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। इंग्लिश याद रखिएगा। आगे है, इंद्रधनुष में किस रंग का विलक्षण अधिक होता है? बैगनी रंग का। विक्षेपण सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का, यानी जो आपका रंगों का जो प्रिज्म के अनुसार होता है, सेम उसी तरह से इंद्रधनुष में भी होता है। तो सबसे अधिक विक्षेपण किसका होगा? बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। आगे है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण अपवर्तन है, यानी सूखा बालू किरणों को ज़्यादा अपवर्तित करता है, याद रखना है। आगे है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण दोनों के कारण यह होता है। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। यानी साबुन का झाग कौन बनाता है? व्यक्ति बनाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, व्यक्तीकरण के कारण होता है। पिछली साइट में ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्र दीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? परवलयी दर्पण का प्रयोग होता है। यानी आगे जो होता है दर्पण जो लगा होता है हेडलाइट में, वह किस प्रकार का होता है? परवलयिकार होता है दर्पण, यानी कॉन्वेक्स टाइप का होता है। आगे बढ़ते हम लोग। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी साइड मिरर जो होता है वह आपका उत्तल दर्पण होता है। आगे है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, दिमाग उसको सीधा करके एडजस्ट कर लेता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। यानी अगर समतल दर्पण दो खड़ा कर दिया जाए तो अनंत हो जाएगी। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश का कोण पर
अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? 5 प्रतिबिंब दिखेंगे अगर 60 अंश पर है तो। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है थीटा वाला, उसको आप देख लीजिएगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर किरण पुंज हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर। डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की। डाईऑप्टर लिखा है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। तो यह लेंस की क्षमता का मापन होता है, डायोप्टर। आगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सबको पता है बच्चे को, 7 रंग। किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्ध्य, ध्यान रखिएगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखना यह बात। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। पृथ्वी से आकाश काला ही दिखाई देगा क्योंकि प्रकीर्णन होगा नहीं। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है? रेटिना पर। आँखों के किस भाग द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दान की आँख किस भाग के हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कार्निया को, ध्यान रखिएगा। कार्निया को कर्जा देंगे, है ना, यानी दूसरे को देना है तो क्या करेंगे? कर्जा देंगे, कार्निया होगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर स्वस्थ नेत्र है तो उसमें स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होगा, और अगर चश्मा लग गया है तो उसमें अलग अलग हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि वह नज़दीक का ही देख रहा है इसलिए वह केवल निकट का ही देख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी दोनों के साथ उल्टा संबंध है, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। यानी मायोपिया है, या मायोपिया नज़दीक का देख रहा है और दूर का खाली देख पाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। अब आगे है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष, अगर दूर दृष्टि दोष वाला है यानी उसको केवल दूर का दिखाई देता है और नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, तो यानी बूढ़े लोग जो हो जाते हैं तो उनको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, ये नहीं कि चश्मा उतार के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना, तो गड़बड़ हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, कि वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। 1 मीटर की से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, यानी नज़दीक वाला नहीं देख पा रहा है, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। और कौन सा लेंस प्रयोग करेगा? उत्तल लेंस। घड़ी साज यानी घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है?
करता है, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है, जिसमें आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस लगा होता है। समझ गए आप। आगे है, दूरी की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंगों के रूप में। कांच में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किसका पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंग वायु में कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा प्रत्यावर्ती प्रभावित होता है? केवल तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होता है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो तरंगदैर्घ्य उसका प्रभावित हो जाएगा। आगे है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? नतोदर यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी ऐसे ऐसे वाला होगा, बीच में पतला होगा। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में न्यूनतम हो जाती है। तिथि को दोपहर किस तिथि को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को क्या होता है? सूर्य लंबवत एकदम सीधे होता है कर्क रेखा पर। आगे फोटॉन। फोटॉन किसकी मूल यूनिट मात्रक है प्रकाश का? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अगला प्रश्न है, अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्बों का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? 10/6 ओम होती है। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो पदार्थ को क्या कहा जाता है? अर्धचालक। विद्युत प्रतिरोध इसमें क्या होता है? शून्य होता है। स्थिर विद्युत
अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दिशा में। यानी चुंबकीय सुई जो है उसका मुख किधर होता है? उत्तर की तरफ। सिंपल सी बात है। विद्युत चुंबकीय प्रेषण के नियम का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र यानी जनरेटर को। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दक्षिण से उत्तर की ओर। जिस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 4, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? द्रव्यमान संख्या। आगे पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम विधि से किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। कूलिंज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों के प्रयोग के लिए कूलिंज नलिका का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। सेमीकंडक्टर में इसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो क्या बन जाता है? वाय सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। मेडिकल डॉक्टर व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का, जिससे हृदय की धड़कन को नापा जाता है। आगे फिर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, यहाँ गलत लिख दिया मुझे लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए हेलोमीटर। यानी सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने की बात कर रहा है। जब उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से।
कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। चंद्र चंद्र एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सामने में रखा था? एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयुक्त किया जाता है? उच्च तापमान। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे कूलिंज नलिका का प्रयोग किसके लिए होता है? एक्स किरणों के उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के सभी क्वेश्चंस को देख लिया। और आपको यह कैसा लगा? जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।